नमस्कार। प्रॉपर्टी कस्टमर वीएनएस में आपका स्वागत है। इस चैनल में प्रॉपर्टी संबंधी जानकारी दी जाती है, सस्ती ज़मीन के बारे में बताया जाता है और कुछ सावधानियां भी बताया जाता है। आज मैं कुछ प्रॉपर्टी खरीदने पे से पहले कुछ बेसिक सावधानी के बारे में बताऊंगा, जो कि जनरली हर व्यक्ति जो प्रॉपर्टी में निवेश करता है, प्लॉट लैंड वगैरह में, तो उसको इतना ज़रूरी जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या सावधानी बरतनी है। पहले बात करते हैं, जो मैंने बता रखा है कि 100 बीघा जमीन बिकाऊ है। वाराणसी से 100 किलोमीटर दूरी पे लालगंज है। ठीक है, लालगंज में एक 100 बीघा जमीन बिकाऊ है 3.5 लाख रुपए बीघा के हिसाब से। ये जमीन लालगंज से 15 किलोमीटर पड़ेगा, लालगंज तहसील से, और गांव का नाम दुबार मार्केट के नज़दीक है। 10 किलोमीटर दुबार से पड़ेगा, चरखा में है। तो जिस किसी को लेना हो संपर्क कर सकते हैं। खेती वाली है, इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी बड़ा है, तो जिनको लेना हो वो संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए मेरा नंबर दिया गया है, ठीक है। उस पर आप शाम के 5 से 9 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। रात में डेली लाइव आता हूं मैं 9 से 10 बजे के बीच में, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, ज़मीन संबंधी जानकारी ले सकते हैं। वाराणसी के नज़दीक में यदि ज़मीन चाहिए, चाहे सिंधौरा हुआ, रामनगर हुआ, चंदौली हुआ, या उससे कहीं भी सस्ती ज़मीन या महंगी ज़मीन, जैसा भी रिक्वायरमेंट हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। खेती वाली ज़मीन आपको लेना हो तो खेती वाली की ज़मीन आपको मिर्ज़ापुर में मिल जाएगी। 3.5 का ये बताया। 5 लाख रुपए बीघा भी ज़मीन अवेलेबल है। दीपनगर में जाएंगे तो 10 लाख रुपए बीघा भी ज़मीन अवेलेबल है, जिसमें कि सब कुछ हो जाता है। दीपनगर की ज़मीनें थोड़ी महंगी पड़ेगी, और भी ज़मीनें सस्ती और महंगी हर टाइप की होती हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं डाल दिया 3.5 तो पूरा एरिया ही 3.5 के रेट में चल रहा है, ऐसा कहीं नहीं है। सिटी के नज़दीक, जितना मार्केट के नज़दीक जाएंगे तो उधर थोड़ा महंगा होगा, और ग्राम के नज़दीक जाएंगे तो थोड़ा सस्ता होगा। तो आइए कुछ और जानकारी बताते हैं कि कोई भी ज़मीन लेने से पहले सावधानियां, क्या क्या सावधानियों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यदि आप एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हैं कहीं भी, तो कुछ बेसिक जानकारियां होना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि ज़मीन लेने के बाद आदमी फंस जाता है। बाद में पता लगता है मुझे ये नहीं पता था, मुझे वो नहीं पता था, गलत ज़मीन आ गई, ऐसा होना नहीं चाहिए। केस मुकदमा में भी फंस जाता है। तो कभी डबल रजिस्ट्री हो जाती है, ठीक है, कभी ज़मीन पे कब्जा कहीं और हो जाता है, ज़मीन रजिस्ट्री कहीं और हो जाता है, कभी ओनर चेंज हो जाता है, फर्जी ओनर खड़ा हो जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आइए तो बेसिक चीज़ें कुछ बताते हैं कि क्या क्या सावधानियाँ बरतनी हैं। यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, यदि ज़मीन देख लिया, बहुत फिजिकल रूप पे यदि ज़मीन ठीक है, तो उसका पेपर मंगाते हैं सबसे पहले। पेपर में जैसे होता है खतौनी हो गया, यदि आदमी ज़मीन की रीसेल की है तो उसका रजिस्ट्री का पेपर हो गया, ठीक है, डीड वगैरह, डीड हो गया, खतौनी हो गया। ओनर से मिलना सबसे पहले ज़रूरी है। यदि आप ज़मीन ले रहे हैं तो उस जिस पे वो डीड है, खतौनी है, उस ओनर से मिलिए, ठीक है। ओनर से आप ज़मीन की सारी जानकारी ले लीजिए कि क्या है, कैसे है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ओनर से मिलना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसे होते हैं कि फर्जी ओनर आ जाता है, ठीक है, ओनर छुपा हुआ है, ब्रोकर बीच में है, अपना ओनर को छुपा रखे हैं, वगैरह वगैरह। तो इस सब चीज़ों से बचना है, ठीक है। सही ज़मीन तभी आप ले पाएंगे जबकि ओनर से मिलेंगे, फेस टू फेस बात करेंगे। ब्रोकर लोग जो भी हैं ये लोग, उनको रखिए, कमीशन वगैरह की बात कर लीजिए, लेकिन जो बेचने वाला, खरीदने वाले को फेस टू फेस बात करना ज़रूरी है। उसका आधार कार्ड देख लीजिए, यदि ये वेरीफाई हो गया तो। और ज़मीन में सावधानी और ज़रूरत पड़ती है क्या, कि डबल रजिस्ट्री हो जाती है, ठीक है। एक रजिस्ट्री पहले की हुई है, फिर उसके बाद डबल रजिस्ट्री हो गई। इसको भी आप पता करेंगे तहसील से, ठीक है, तहसील से पता करेंगे, ठीक है। और ज़मीन पे जाके भी आपको पता करना है, मौके पे ज़मीन पे जाएंगे, उस पर जो कब्जा है, जो खेती करता है, उससे आप मौके पे पूछताछ करेंगे तो भी सच्चाई का कुछ सामना आ जाता है। जैसे कि किसी ज़मीन का एग्रीमेंट हुआ है पहले का, आपको पता नहीं है, बेचने वाला है पहले एग्रीमेंट करा दिया, 4 साल पहले एग्रीमेंट करा दिया, बाद में अब बेच रहा है, ठीक है। तो उस ज़मीन को लेंगे तो भी उसमें लफड़े के चांस हैं। यदि एग्रीमेंटेड प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, यदि किसी को एग्रीमेंट की गई है, तो वहाँ पे यदि बात हो रही है तो आपको दोनों पार्टी को, जिनका ओनर हो और वो हो, दोनों से मिलना जो बहुत ज़रूरी है। आप एक आदमी से मिले, कहे कि जो एग्रीमेंट कराने वाला व्यक्ति बोलता है कि भाई मैं ही ओनर हूँ, मेरे सामने एग्रीमेंट है वगैरह, वो सारी चीज़ ठीक है, लेकिन कभी कभी अड़चनें आ जाती हैं, दोनों पार्टी में कुछ होता है, तो दोनों सामने रहेंगे, तेरी सब कुछ ठीक है तो ठीक है। ज़मीन का नक्शा भी निकलवाइए, जो ज़मीन आप देख रहे हैं उसका नक्शा निकलवाइए, नक्शे में कितना है, मौके पे कितना है, और खतौनी में कितना है, ठीक है। ये ज़रूरी है, नक्शे में जितना होना चाहिए खतौनी में उतना होना चाहिए, मौके पे ही रहना चाहिए। यदि खतौनी में आपके पास 5 बीघा है, पता लगा कि नक्शा 3 बीघा का है, ठीक है, और
मौके पे जा रहे हैं तो मौके पे 2 ढाई बीघा है, पता लगा 2.5 बीघा किसी और के नक्शे में आपने काबिज कर रखा है। तो ये चीज़ें भी ठीक नहीं है। नक्शे के अनुसार ज़मीन पे कब्जा और ज़मीन के खतौनी में उतना होना चाहिए, ठीक है। और ये मिलजुला नंबर है, कई लोग साझेदार हैं उस ज़मीन के, किसी ज़मीन को ले रहे हैं, कई साझेदार हैं, 5, 6, 7, 8, 10 लोग हैं यदि उसमें लिखने वाले। तो यदि किसी एक व्यक्ति का ले रहे हैं, 2 व्यक्ति का ले रहे हैं, ठीक है, फाटबंदी वगैरह नहीं हुई है, तो आप उन खातेदारों वालों से एक बार ज़रूर पूछिए कि भाई आपको कोई इसमें आपत्ति तो नहीं है। यदि उसमें किसी को आपत्ति हो तो ऐसी ज़मीन से बचिए आप, ठीक है। जब कई लोग हैं एक ज़मीन को ले रहे हैं तो ज़रूर दूसरे तीसरे से पूछना ज़रूरी है, उससे जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। लोन संबंधी जानकारी रखिए। ज़मीन पे बहुत से ज़मीन पे होता है, ज़्यादातर ज़मीन पे आदमी लोन ले रहता है। लोन संबंधी जानकारी रखिए, ठीक है, कि उस पे ज़मीन पे लोन लिया गया है कि नहीं लिया गया है, ठीक है। लोन के बाद होता है क्या, मुकदमा चलना। बहुत सी ज़मीनें पे होता है केस वगैरह चल रहा होता है, ठीक है, किसी भी तरीके का हो सकता है, पारिवारिक हुआ, कभी रजिस्ट्री में कुछ लफड़े हो गए, कुछ और बड़े हो गए, तो उसमें भी आपको ये चीज़ है, कहीं मुकदमा तो नहीं चल रहा किसी भी तरीके का। पता लगा कि पूरी ज़मीन है, 10 बीघे की ज़मीन है, उसमें कई लोग लिखने वाले हैं, किसी एक पर्टिकुलर एक ज़मीन पे चल रहा है, तो पूरे ज़मीन पे यदि बंटवारा फाटबंदी वगैरह नहीं तो पूरे ज़मीन पे मुकदमा हो जाता है उस नंबर पे, उस गाटा पे, ठीक है, उस खाता नंबर पे। तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर देखें कि इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। ज़मीन जो ले रहे हैं आप, जो ज़मीन ले रहे हैं उसमें पता लगे कि भाई कोई आदमी बेच चुका है, कुछ हिस्सा बेच चुका है, कुछ बचा है, तो कितना ज़मीन बिकी हुई है, उसके द्वारा कितना बाकी है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ज़मीन बेच भी दिया फिर दोबारा और भी बेच दिया, क्योंकि रिकॉर्ड से तो ऐसे ही आदमी बेचने के लिए बेच देगा, उस समय तुरंत पता नहीं लगेगा, पता तो बाद में लगेगा। सरकारी ज़मीन भी देख लीजिए, ज़मीन के बगल में सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन वाले को ही दिखा के आपको कब्जा दे दिया और रजिस्ट्री करवा दी। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, नाला, आबादी, वन विभाग, जंगल, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी ज़मीन में ले रहे हैं, तो उसकी बारीकी को जानना बहुत ज़रूरी है। भौतिक कब्जा, जो व्यक्ति बेच रहा है, ठीक है, उसका फिजिकली उस पर उसका कब्जा है कि नहीं कब्जा है। कई लोग ऐसे होते हैं 20 साल से ज़मीन पे खेती नहीं कर रहे हैं, कब्जा किसी और ने ले रखा है, ठीक है, किसी भी तरीके का कह के ले रखा है कि भाई मैंने वो पैसा दे रखा है, चाहे वगैरह, इनका यहाँ नहीं है, इनका वहाँ है, मैं यहाँ तक हूँ, ये सब चीज़ें हैं। तो लिखने वाला सोचता है कि मैं लिख के भैया और किसी तरह निकल जाऊँ, ठीक है। तो ये चीज़ों से भी देखना है आप। जब भी आप ज़मीन लें तो सबसे पहले उस पर बयाना वगैरह देने के बाद पिलर वगैरह गड़वा लें, उसका कब्जा ले लें, ठीक है। कब्जा प्रॉपर लेने के बाद ही अब ज़मीन पे वो लें। खारिज दाखिल उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए, उसका आधार कार्ड मौके पे वेरीफाई कर लें। मौके पे हो सके तो उसके घर पे भी जाके देख लें कि भाई वास्तव में वो व्यक्ति वहाँ पे रहता है कि नहीं रहता है। कई बार ऐसी बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं कि ओनर गायब हो गया लिखने के बाद, फिर क्या करेंगे आप, खारिज दाखिल, लफड़ा वगैरह से। तो ये सारी चीज़ें हैं, किसी भी प्रॉपर्टी लेने के समय, लेने के बाद या लेने से पहले आप थोड़ा सा सतर्क रहेंगे तो फ्रॉड से आप ज़रूर बचेंगे। हमारे चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और 119 रुपये का इसमें ज्वाइनिंग का है, आप ज्वाइन कर लीजिए। यदि अच्छी प्रॉपर्टी आप सर्च कर रहे हैं, अच्छी जानकारी आप लेना चाह रहे हैं, तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। जय श्री राम।